Hello students, welcome to Multi Education Corner. We here again and today we will discuss the topic after Miller's periodization. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जेम्स मिल ने अपने पीरियोडाइजेशन में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू रिलीजन, रूलर के रिलीजन के अकॉर्डिंग उसने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट जो था वो हमारा हिंदू पीरियड, सेकंड हमारा मुस्लिम पीरियड और थर्ड हमारा ब्रिटिश पीरियड। मिल के पीरियोडाइजेशन में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इसीलिए आगे दूसरे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसको हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। एंशिएंट टाइम जो हमारा टाइम है वो प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटीज़ का टाइम है, जिसमें अगर हम देखें तो पीरियड ऑफ स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज एंड वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फर्स्ट डायनेस्टी, किंग, फिर किंगडम, ये सब चीज़ों के बारे में हम एंशिएंट टाइम में पढ़ते हैं। यानी इतना पीरियड हम अगर देखें तो 3300 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा से 650 कॉमन एरा तक का जो टाइम है उसको हम एंशिएंट टाइम में डालते हैं और इसमें सारा का सारा प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी का हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड जो मिल ने अपनी बुक में मुस्लिम पीरियड के नाम से शो किया है वही हमारा मेडिवल पीरियड है। इसमें ना ही तो बहुत ज़्यादा हम एंशिएंट टाइम है और ना ही हमारा मॉडर्न टाइम है बहुत, ठीक है, नीदर एंशिएंट और नॉर मॉडर्न। ये टाइम पीरियड जो है वो 600 कॉमन एरा से 1757 कॉमन एरा तक का टाइम है, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले का टाइम, बिफोर ब्रिटिशर्स से जो जितना भी हमारा इंडिया का जो पीरियड है उसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं। इसमें रूलर हमारे मुस्लिम्स थे और हम ना तो बहुत ज़्यादा एंशिएंट ही हैं इसमें इस टाइम में और ना ही बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता चुकी हूँ, 650 कॉमन एरा से 1757 कॉमन एरा तक का जो टाइम है वो मेडिवल पीरियड में डिवाइड किया गया। थर्ड जो पीरियोडाइजेशन किया गया वो मॉडर्न पीरियोडाइजेशन किया गया। वो कब से कब तक है? एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस। इसमें ज़्यादातर मॉडर्न फोर्सेस जैसे कि हमारा साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को इसमें डाला गया है। और इसका जो टाइम है वो 1757 कॉमन एरा से टिल प्रेजेंट तक है। यानी ये जो पीरियड है वो ब्रिटिश टाइम वाला पीरियड, जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली और पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तब से लेकर के टिल प्रेजेंट तक का जो टाइम है वो हमारा मॉडर्न पीरियड में आता है। अब जो मैनी हिस्टोरियंस ने जो मॉडर्न पीरियड शो किया है उसमें जो क्वालिटीज़, जो फोर्सेस, मॉडर्न फोर्सेस शो की हैं वो क्या क्या की हैं, उसमें साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी बताई है। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियड है वो कौन सा वाला पीरियड है? ब्रिटिश टाइम वाला पीरियड है। तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो साइंस का डेवलपमेंट तो चलो हो रहा था, बट क्या हमारे पास डेमोक्रेसी थी? नहीं थी, क्योंकि हम तो भाई अंडर कंट्रोल थे ब्रिटिश कॉलोनी के। इसके अलावा लिबर्टी थी, आज़ादी थी हमारे पास, इक्वालिटी थी नहीं, हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। इसके अलावा लिबर्टी हमें बिल्कुल नहीं थी, डेमोक्रेसी का तो सवाल ही पैदा नहीं, तो हम अंडर कंट्रोल थे ब्रिटिशर्स के। तो ये वाला जो मॉडर्न पीरियड है, अगर हम इन मॉडर्न फोर्सेस के बेस पर देखें तो ये हमें रॉन्ग दिखाई देता है, हमें रॉन्ग लगता है। क्यों रॉन्ग लगता है? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव यूज़ किया गया है। क्योंकि अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें थी, साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, सब कुछ था, सारे मॉडर्न फोर्सेस थे। लेकिन अगर हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस ने मिल वाले में तो कमियां निकाली थी, इसलिए इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने इन 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। एंशिएंट पीरियड में तो हमें पता चलता है कि प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी है। मॉडर्न पीरियड में, मिडिवल पीरियड में भी हमको दिखाई देता है कि भाई मुस्लिम वाला टाइम है, हम बहुत ज़्यादा एंशिएंट भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं थे। लेकिन आफ्टर मुस्लिम पीरियड, जब ब्रिटिश पीरियड आया इंडिया में, तो इंडिया में तो ये सारी फोर्सेस जो मॉडर्न फोर्सेस के रूप में दिखाई गई हैं हिस्टोरियंस के द्वारा, वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, डेमोक्रेसी भी मिलती है, लिबर्टी भी मिलती है, इक्वालिटी भी मिलती है। बट इंडिया में तो हम खुद ही अंडर कंट्रोल थे ब्रिटिशर्स के, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती।
मिलती हैं। इसी वजह से जो मॉडर्न वाला पीरियड है 1757 कॉमन एरा टू टिल प्रेजेंट तक का जो पीरियड है उसमें हमें वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड ना कह करके इसको क्या कहा, इसको कॉलोनियल पीरियड कहा। कौन सा पीरियड कहा स्टूडेंट्स? कॉलोनियल पीरियड। सो मैनी हिस्टोरियंस रेफर्ड दिस मॉडर्न पीरियड एज द कॉलोनियल पीरियड। अब ये कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा? क्योंकि ये ब्रिटिश वाला पीरियड है पूरा। ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी यहाँ पर आकर के बनाई थी, ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल था इंडिया पूरा, इसीलिए इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब ये कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, या कॉलोनियल क्या चीज़ है, इसके बारे में हम इस ही लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे किसी लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट और लास्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह पढ़ेंगे कि हमें ज़िंदगी भर ये जो टर्म है ना कॉलोनी, ये हमें याद रहे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसका कहीं भी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। 8th 9th 10th और आगे जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलेगा, बस ये वर्ड मिलेगा। कॉलोनाइजेशन मिल सकता है, कॉलोनियल मिल सकता है, कॉलोनी मिल सकता है। इस टर्म से ही हमको समझना होगा कि ये कौन सा पीरियड है, इसमें क्या क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम इसको ये नाम देते हैं, ये हमें यहीं पर डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स अभी पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए याद रखेंगे। ओके, कॉलोनाइजेशन और कॉलोनीज, ये हमारा टॉपिक है बुक में, और इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो आप सभी को मालूम है ब्रिटिश केम इन इंडिया, इंडिया में आए थे ब्रिटिश। किस लिए आए थे? आए तो व्यापार करने के लिए थे, मेहमान बन के आए थे। और आप सभी को मालूम है इंडिया में जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनको देवों के समान माना जाता है, उनको सर पे बैठाने की कोशिश की जाती है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ के जितने नवाब थे, राजाज थे, या जो हमारा मुग़ल काल चल रहा था, लास्ट पोजीशन पर ही था वो, उस टाइम पर जब आना शुरू किए थे तो उन्होंने बहुत उनको इज्जत दी, अपने ठीक है अंदर बुला लिया राज दरबार में, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, और उन्होंने अपना ट्रेड करने की बात कही तो उनको परमिशन भी दे दी गई, ऑन पेपर परमिशन दे दी गई कि आप कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रिटिश केम टू इंडिया, आए तो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए थे। यहाँ से मसाले वगैरह लेकर जाते थे, अपनी कंट्रीज़ में जाकर महंगे करके बेचते थे। तो महंगे करके जब वहाँ पर बेचते थे तो काफ़ी प्रॉफिट होता था, फिर दोबारा आते थे, दोबारा से परमिशन लेते, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर के क्या करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे करके इस तरह से परमिशंस मिलती गई और इन्होंने कन्क्वेट कर लिया लोकल नवाब्स को और राजा को। यानी लोकल नवाब और राजा जो अलग अलग पोर्शन पर अपना अपना कंट्रोल किए हुए थे, अपना अपना रूल कर रहे थे, उनको अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। और बहुत सारी बैटल्स हुई, और बैटल्स में कहीं पर लोकल नवाब हारे तो कहीं पर विजय भी हुए, कहीं पर राजा हारे तो कहीं पर विजय भी हुए। बट धीरे धीरे करके पूरा का पूरा इंडिया अंडर कंट्रोल होता चला गया ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो है इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने यहाँ आकर क्या क्या किया? दे सब्जुगेटिंग द लोकल्स, यानी लोकल पीपल्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा डराना धमकाना, अपने अंडर में रखना शुरू किया। इसके अलावा इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी सोसाइटी, यानी यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, बहुत सारे चेंजेस वैल्यूज़ में लेकर आए। इन्होंने हमारा टेस्ट चेंज कर दिया, हमारे कस्टम चेंज किए, हमारी प्रैक्टिसेस पर भी असर हुआ, ठीक है। क्या क्या कस्टम चेंज कर दिए? फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन फीमेल्स साड़ी पहनती थी, आज तो चलो हम अपनी मर्ज़ी से इसको अडॉप्ट किया है, बट तब हमारे ऊपर फोर्सली उसको अडॉप्ट करने के लिए हमसे कहा जाता था, ठीक है। गाउन्स हम पहनने लगे, टी शर्ट्स और जीन्स पैंट्स पहनने लगी। इसके अलावा जो हमारे मेल्स थे वो धोती पहनते थे, बट उनके आने से हमारे जो कस्टम और हमारे टेस्ट चेंज हुए, पैंट शर्ट्स पहनने लगे, जीन्स पहनने लगे, तो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी चेंज हुई, हमारी वैल्यूज़ भी चेंज हुई, हमारा कल्चर हमारे हाथों से छूटता चला गया, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस लेकर आए ये ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में। तो हमें यहाँ पर जानना ये है कि कॉलोनी क्या चीज़ है, कॉलोनाइजेशन क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वी कैन से दैट कॉलोनाइज्ड इंडिया, यानी ये सारे चेंजेस जब वो लेकर के आए और उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल इंडिया को कर लिया, तो इन सभी चेंजेस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गया। किसके? ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइज्ड हो गया। अब यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं कि कोलोनाइजेशन या कॉलोनी होती क्या है, तो सुन लीजिए कि व्हेन द डोमिनेशन ऑफ कंट्री इज डन बाय अनदर, यानी जो डोमिनेशन है कंट्री का वो किसी दूसरे के द्वारा होने लगे, और विच लीड्स टू सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल या सोशल किसी तरीके भी, या कल्चरल, ठीक है, चेंजेस वो लेकर के आए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन, ठीक है। यानी जब किसी कंट्री पर किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरी कंट्री के लोगों का अधिकार हो जाए, या वो कैप्चर कर लें या अपने अंडर कंट्रोल कर लें, और वहाँ पर अपने तरीके से बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल चेंजेस लेकर के आए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोनाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ आप, ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आगे अब जहाँ कहीं भी आएगा तो इसका डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, बल्कि ये टर्म ही आएगा। आपको खुद समझना होगा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने के लिए, धीरे धीरे कर इन्होंने कैप्चर कर लिया, और यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल चेंजेस लेकर आए, और इसी टर्म को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं कि इंडिया जो है वो कोलोनाइज्ड हो गया, किसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में कॉलोनियल हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो हिस्टोरियंस यूज मल्टीपल सोर्सेज टू राइट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी पिछले 250 सालों से हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो लिखे भी हैं हिस्ट्री के और यूज़ भी किए हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से वन इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटिशर्स जिस तरह से हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि आप ये चीज़ याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी इंडिया में किया उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड ज़रूर रखा, उसको लिख करके रखा, यानी कि अगर ये इवन ये तक देख लीजिए कि अगर उन्होंने ट्रेड की परमिशन भी ली ना तो वो रिटन बेस पर ली, तो हर चीज़ उनके पास रिटन रिकॉर्ड था ज़्यादातर, ठीक है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इंडियन हिस्ट्री के। रिकॉर्ड्स इन ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, यानी ब्रिटिशर्स ने जो लेटर्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनको बहुत ही प्रिजर्व करके रखा केयरफुली। सो दे सेट अप मैनी रिकॉर्ड अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन सच एज कोर्ट रूम, तहसीलदार ऑफिस, ETC, ठीक है। तहसीलदार का जो ऑफिस होता है, कोर्ट रूम का ऑफिस होता है, या कोई भी और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए या उसको सही से चलाने के लिए उन्होंने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को क्या करके रखा, बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व्ड करके रखा, ठीक है, जिससे कि वो इन सभी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चला सकें। इसके अलावा एक और चीज़ आती है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा, वो होते हैं न्यूज़पेपर, जिससे हमें कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जितने भी पुराने न्यूज़पेपर्स हैं हमारे वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, अबाउट द पॉलिसीज़, मूवमेंट, या जो जो चेंजेस ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, जो जो मूवमेंट चले थे, वो सारे के सारे हमें ओल्ड न्यूज़पेपर से उस टाइम के पता चलते हैं, जो हमें जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में हुए, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे मूवमेंट, गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, तो कोई मूवमेंट चंपारण में चलाया, कोई मूवमेंट दांडी में चलाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है वो अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में हुए, इनके बारे में हमें पता कहाँ चलता है, ओल्ड न्यूज़पेपर में चलता है। सो दैट ओल्ड न्यूज़पेपर भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री का। इसके अलावा सर्वेज, स्टूडेंट सर्वे जो है वो मोस्टली यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने करवाए, और प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस टाइम में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जब था तब सर्वे जो था वो एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। इन्होंने कैसे सर्वे करवाए, तो वेरियस बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल सर्वे करवाए इन्होंने, और ये इससे इन्हें क्या पता चलता था, सॉइल की क्वालिटी, फ्लोरा फौना, क्रॉपिंग पैटर्न, इन सभी चीज़ों के बारे में सर्वे करवाए, यानी मिट्टी जो पाई जाती है इंडिया में, कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर इंडिगो अच्छा पैदा होगा, कहाँ पर टी एंड कॉफ़ी की पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि जो फसलें ये ग्रोथ करवाते थे वो अपनी मर्जी से करवाते थे, ठीक है। इसके बारे में आप आगे अदर अपने 10th क्लास में 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे। इसके अलावा सॉइल की क्वालिटी के साथ साथ फ्लोरा एंड फौना, यानी
कहाँ पर किस तरीके का फ्लोरा पाया जाता है और फौना कहाँ पर किस तरीके का पाया जाता है। फ्लोरा टर्म आपको मैंने 7th क्लास में भी बताया था कि फ्लोरा जो है वो रिफर्स टू प्लांट किंगडम एंड फौना रिफर्स टू एनिमल किंगडम। तो किस तरीके का फौना किन पार्ट्स में इंडिया के किन फॉरेस्ट में पाया जाता है और किस तरीका का फ्लोरा जो है वो किन फॉरेस्ट में है। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया में किस किस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों का सर्वे जो है वो ब्रिटिशर्स ने करवाया और ये एक कॉमन एक्टिविटी है, कॉमन प्रैक्टिस बन गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इससे भी हमें कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बात आती है लैक ऑफ या फिर लिमिटेशंस ऑफिशियल रिकॉर्ड की कॉलोनियल हिस्ट्री में। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि हर चीज़ का वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे, जिससे कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि कोर्ट रूम का, तहसीलदार ऑफिस का, सबका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चला सकें, इसलिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे। सर्वे करवाते थे, उनका भी रिकॉर्ड रखते थे। ओल्ड न्यूज़पेपर से भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस या कमियां हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो कॉलोनियल हिस्ट्री का है। क्या? द मेन लिमिटेशन ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड इज दैट दे कंटेन ओनली दोज एस्पेक्ट विच द गवर्नमेंट ऑफिशियल वर इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग। यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट जो वहाँ पर थी या ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे जिस जगह पर भी, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे संभाल कर जिनके बारे में वो अपना इंटरेस्ट जताते या जिन चीज़ों में वो उनका खुद का इंटरेस्ट होता था। बाकी जो चीज़ें थीं उनका कोई भी रिकॉर्ड रखने में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी अपने इंटरेस्ट की चीज़ों का ही ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे। बाकी जितनी भी चीज़ें चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों, उनका कोई भी रिकॉर्ड रखने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड की, क्योंकि हमें उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनकी अच्छाइयाँ और के ही बारे में पता चलता है और उनकी बुराइयां या उनकी कमियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस बुक्स में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, वो 1857 में जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो उसके बाद बहुत सारी इमेजेस बहुत सारी बुक में पब्लिश की गई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उन इमेजेस में जो इंडियन सिपोए थे, इंडियन जो लोग थे उनकी आर्मी में, उनको बहुत ही ज़्यादा रेबिलियन एज अ ग्रीडी एंड ब्रूटल शो किया गया है। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ भी है, मैनी इमेजेस इन बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1857 डिपिक्टेड द इंडियन सिपोइज हु पार्टिसिपेटेड इन रेबिलियन एज ग्रीडी एंड ब्रूटल। यानी बहुत ज़्यादा लालची और बहुत ज़्यादा ब्रूटल उनको प्रेजेंट किया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। आप सभी को मालूम है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, और क्योंकि रिलीजियस बेस पर हमारे जो फेथ थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जो लोडेड पिस्टल आई थी नई, उसमें काव और पिग्स के फैट का यूज़ किया जा रहा था उसके बारूद को कवर करने के लिए, तो इसलिए उसको वो मुंह से हटाना पड़ता था। और जो इंडियन लोग थे इनकी आर्मी में, जिनको सिपोए के नाम से जाना जाता था, उनको वो कारतूत को हटाने में उसको छीलने के लिए अपने दांतों का यूज़ करना पड़ता था। इसलिए पिग मुस्लिम्स के फेथ के लिए और काव हिंदूज़ के फेथ के लिए अगर रिलीजियस बेस पे देखें तो उनको नॉट एक्सेप्टेबल था। ठीक है, तो जिस वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ये तो मेन वजह थी। वैसे रीजंस तो सबके अलग अलग थे इंडिया में, जिसको आप पूरा चैप्टर जब 1857 का पढ़ेंगे हम तो उसको डिस्कस करेंगे डीपली। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें ही ऑफिशियल रिकॉर्ड के रूप में रखते थे। इसके एग्जाम्पल के रूप में हमें ये देखना है कि 1857 में जितने भी सिपोई ने पार्टिसिपेट किया था उनको ग्रीडी और ब्रूटल शो किया है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने हमारी कमियां शो की हैं, हमारे निगेटिव थिंग्स जो हैं उन शो की हैं, और अपनी सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ों को शो किया है। यही इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड का जो कमी है वो है या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब इंडियन हिस्टोरियंस अगर होते तो उस टाइम पे और लिखते इंडियन हिस्ट्री को, तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते। ठीक है, आज की डेट में हैं बहुत सारे तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं। हम अपने आप को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उस टाइम पर अपने रिकॉर्ड्स में अपनी बातों को ग्लोरीफाई करके दिखाते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो सिपोए का टर्म है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करके इंडियन हिस्टोरियंस अगर करते तो वो दिखाते, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको ग्रीडी और ब्रूटल शो किया है। ठीक है, तो ये इनकी कमी है। इसके अलावा
लास्ट जो टॉपिक है हमारी बुक का भी वो ये है कि नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड भी इसके अलावा जो हैं वो कॉलोनियल पीरियड के हमको देखने को मिलते हैं। अब नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड कौन से हैं, वो हमें बहुत सारे वैसे तो देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में डायरीज ऑफ पीपल का शौक होता था डायरी लिखना, वो अपने डेली रूटीन तक को डायरी में लिखते थे। तो पीपल्स की जो डायरीज मिली हैं वो, इसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज़ पीपल्स की, इसके अलावा कुछ ट्रैवलर्स के बारे में, ठीक है, पिलग्रिम्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं और कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे कैसे हैं, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये रिकॉर्ड्स हमें बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं, ठीक है, इसलिए ये हम तक एक्सेस नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन तक पहुँचना या इनको लेकर के पढ़ना। सो दैट हम इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आपको चीज़ें अगर समझ में ना आए स्टूडेंट्स, तो कई बार वीडियो को रिप्ले करें, देखें, बार बार समझें, और तब भी कोई टर्म अगर आपको इनकम्प्लीट लगे या आपको ऐसा लगे हमें चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।